बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस में। बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम देखते हैं कोई किरण जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अपने रास्ते से भटक जाती है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। बेटा इसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। बेटा जब हम कभी देखते हैं दैनिक जीवन में, जैसे कोई सब्जी ले आते हैं, हम उसको धुलते हैं, जब बाल्टी में डाल देते हैं तो क्या होता है, हमको वो सब्जी जो बाल्टी के तली में है वो हमको उठी हुई दिखाई देती है ऊपर। उसकी तली आप ऐसे ही देखो, बाल्टी में अगर कुछ मत डालो, पानी भर दो, आप पानी भर दिए हो तो क्या होगा, उसका तली जो होता है वो हमको ऊपर दिखता है, जबकि हाथ डालते हैं तो हम देखते हैं कि वो नीचे है, जितना दिख रहा है उससे ज़्यादा नीचे है। ऐसे स्विमिंग पूल में क्या है, स्विमिंग पूल में मान लो कोई एक कड़ है या कंकड़ है, कुछ भी है, कुछ भी डाल दो आप, तो उसको भी देखोगे कि आप ऊपर उठा हुआ दिखता है। या जो रात में होते हैं, जो तारे टिमटिमाते हैं, उसका भी यही कारण है, अपवर्तन ही। तो देख लेते हैं क्या होता है, एक बार फिगर से भी समझ लेते हैं। बेटा माध्यम जिसमें प्रकाश चल रही है, वही उस प्रकाश का माध्यम होता है। अब जैसे देखो, माध्यम पहले क्या था, ये मान लो हवा है, वायु। ये क्या है, ये मान लो तो कांच है। तो क्या हुआ, प्रकाश मान लो यहाँ ऊपर वायु में आ रही थी भाई, यहाँ गिरी, अभी इस बिंदु पे टकराई, इसके लंबवत, इस बिंदु के लंबवत क्या होगा, अभिलंब होगा। देखो इसको जाना था इधर,
जाना था इस किरण को इधर, ये भाई आई कोण पे आई थी, जाना था इधर, लेकिन क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये अपने पथ से भटक गई। अब पथ से भटक गई तो किस कोण पे मिली, इसको मान लेते हैं आर कोण पे मिली। अब फिर यहाँ देखो, यहाँ माध्यम चेंज हो रहा था, अब यही फिर से यहाँ हुआ, यहाँ अब कांच से फिर वायु में आना था, कांच से फिर वायु में आना था। अब फिर हम यहाँ अभिलंब वेग डालेंगे, यहाँ अभिलंब डालेंगे, तो ये क्या हुआ, अब देखो कांच से फिर वायु में आना था, तो क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर हट गया, दूर हट गया। और क्या होगा बेटा, जिस एंगल पे एंटर किया होगा, जिस एंगल पे एंटर किया होगा प्रकाश की किरण, उसी एंगल से बाहर निकलेगी, यानी कि कोण ई बराबर होगा कोण आई के। समझ में आया? अगर उसी माध्यम में वापस आ रही है तो, अगर किसी और माध्यम में जा रहा है तो एंगल अलग होगा, लेकिन अगर जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस आ रही तो एंगल बराबर होगा। और क्या होगा, जहाँ जाना था, देखो ये किरण यहाँ आती, अगर अपवर्तन नहीं हुआ तो होता, लेकिन अपवर्तन हुआ तो क्या हुआ, इसके समांतर आएगी। यहाँ से क्या होगा, अरे भाई देखो इधर जिस एंगल से गई थी उसी एंगल से बाहर निकल रही, तो जाहिर सी बात है ये समांतर ही होगा। तो क्या कहोगे आप कि प्रकाश की किरण जब, वायु क्या है भाई, वायु विरल माध्यम है, अभी बताएंगे आगे विरल और सघन क्या होता है, और कांच क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तो कोई भी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। और देखो दूसरा क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, ये देखो, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो गया, यहाँ दूर हट गई। जाना देखो कहाँ था, इसको जाना तो यहाँ था, लेकिन क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गई। तो ये होता है। अब सवाल उठता है भैया, सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो सघन माध्यम, सघन माध्यम को आप कह सकते हो कि जैसे आप किसी मार्केट में गए, वहाँ भीड़ खूब हो, तो जहाँ भीड़ होगी उसको आप क्या बोलते हो, घना, सघन। तो वही है कि जहाँ जो होंगे अणु पास पास होंगे वो क्या होगा, सघन होगा। अब विरल मान लो किसी मार्केट में गए या वहाँ भीड़ नहीं है, वहाँ लोग दूर दूर हैं, तो क्या हुआ, विरल हुआ। अब एक चीज़ बताओ, अब इसी से समझ लेते हैं सघन में, जैसे अगर कोई कहीं चीज़ भीड़ है, कहीं अगर भीड़ है तो वहाँ आप तेज़ी दौड़ सकते हो, नहीं तेज़ी दौड़ सकते ना। तो क्या होता है, सघन में जो होता है वहाँ स्पीड, आपका जो प्रकाश की जो चाल होगी वो कम होगी। अब विरल में जब भाई दूर दूर हैं, आपको जगह मिलेगा तो आप फ्रीली दौड़ लोगे। तो क्या होगा, यहाँ आपका जो वेग होगा दौड़ने का वो तेज होगा। तो यही चीज़ें जो होती हैं प्रकाश के साथ होता है। तो क्या होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, भाई देखो इसकी स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि उतने टाइम में ये ज़्यादा ट्रेवल कर रहा था। अब देखो क्या है, अब देखो इधर देख लो, अब जब सघन माध्यम में पहुंचा, इधर देखो, अब इतना ट्रेवल कर रहा था, अब कितना ट्रेवल कर रहा है, सघन माध्यम में पहुंचने के बाद
करना तो चाहिए था इतना ट्रेवल, लेकिन देखो समय उतना ही लगा। कितना ट्रेवल किया? इतना ट्रेवल किया। तो क्या हुआ यहाँ? स्पीड इसका रिड्यूस हो गया, स्पीड रिड्यूस हो गया। बस यही समझाना चाह रहे थे कि सघन और विरल क्या है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ नियम होते हैं भाई, हर चीज कुछ भी करने जाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नियम होते हैं, तो उसको समझ लेते हैं कि क्या होता है भैया नियम। तो अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम क्या होता है भैया? अपवर्तन का नियम, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पहला क्या होता है भैया? देखो इधर, पहला जो होता है, मान लो ये माध्यम का जो है, जो दोनों माध्यमों को अलग करता है वो है, मतलब कांच का जो ऊपर वाला हिस्सा है, वायु और कांच। तो क्या बोलता है पहला नियम कि प्रकाश की कोई किरण गिर गई, मान लो ये इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर गिरी इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे आपतित किरण। जिस बिंदु पर गिरी इसको क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, लंब क्या होगा? अभिलंब होगा, अभिलंब होगा। वो क्या हुआ? अब भाई विरल से सघन में आ रही थी तो क्या हुआ? जाना इसको चाहिए था इधर, लेकिन गया कहाँ? इधर गया। अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक गया, इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। वो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण जिस एंगल पे गिरेगा उसको क्या बोलेंगे? एंगल आई। इसको क्या बोलेंगे? आपतन, आपतन कोण। और जिस एंगल से जाएगा किरण इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इसको बोलेंगे रेफ्रेक्टेड एंगल और इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल इंग्लिश में। तो पहला नियम ये कहता है भाई कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर कहने का मतलब भाई अभिलंब तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक तल में होंगे। पहला नियम है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ठीक है, अब दूसरा नियम जान लेते हैं क्या होता है। लिखने की जरूरत नहीं, बोल दिए हैं आप लोग, लिख लेना। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा कहता है भैया, अच्छा दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम जो है, दूसरा नियम
इसको भैया एक स्नेल थे, स्नेल वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक थे स्नेल, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने कहा भाई कि कोई एक सामान, मान लो कोई एक किरण है जिसका रंग निश्चित हो तथा तरंगदैर्घ्य निश्चित हो, तो दो निश्चित हो तो उसकी क्या होगी? मान लो ये अभिलंब है, यहाँ प्रकाश गिरे, वायु, कांच, क्या हुआ? अभिलंब की तरफ मुड़ गई। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट एंगल आई और रिफ्रैक्टेड एंगल आर जो होगा, तो भैया स्नेल्स ने कहा कि कोई एक किरण जिसका रंग निश्चित हो तो क्या होगा? उसके लिए आपतन कोण की ज्या मतलब हिंदी में और इंग्लिश में साइन आई। ठीक है, साइन आई। तथा अपवर्तन कोण की ज्या, क्या? साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। कहने का ये मतलब कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। यही भैया स्नेल दिए थे, स्नेल्स लॉ यही है, स्नेल्स लॉ। अब क्या होता है? यही क्या होता है, किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। अपवर्तनांक को भाई, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक से यही समझो मतलब कि किसी चीज़ को नापने के लिए अपवर्तनांक का सीधा मतलब है कि कोई भी माध्यम कितना ज़्यादा सघन है, यही बताता है हमको। ये किसके बराबर होता है? मान लो जैसे अब पहले के अपेक्षा दूसरे में, या मान लो कांच को क्या लिखते हैं? ग्लास, और वायु को क्या लिखते हैं? एयर। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि देखो जी का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष। ये भी बोलते, ये इसके बराबर होता है। अब भाई जब आ गई है, जब अपवर्तनांक का नाम आ ही गया है तो भाई इसके बारे में इतना समझ गया है, आप लोग लिख लीजिएगा जो हम बोले हैं। ठीक है, अब हम समझाते हैं अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। अपवर्तनांक, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता बेटा? आपको हमने बताया कि अपवर्तनांक जो होता है वो किसी भी माध्यम का कितना सघन है, किसी भी माध्यम, कोई भी माध्यम कितना सघन है ये बताता है। दूसरा क्या बताता है? दूसरा क्या होता है कि भाई ये सापेक्ष में लिखा जाता है। ठीक है,
अकेले नहीं लिखा जाएगा, अकेले, अकेले किसी माध्यम के लिए, माध्यम के लिए नहीं होगा। तो क्या होगा, किसी के, किसी माध्यम के, माध्यम के सापेक्ष होगा। इतना समझ में आया? तो भैया सापेक्ष होगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बात उठती है। तो भैया हमने बताया अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, निरपेक्ष, निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरा क्या होता है, सापेक्ष, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बेटा क्या होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है, इसमें निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखा जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कोई दो माध्यम होता है, कोई दो माध्यम होता है, तो उस माध्यम का दूसरे जिससे किरण आ रही है उसके माध्यम में लिखा जाता है। तो मतलब ये इसमें कोई भी दो माध्यम, कोई भी माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष जिससे किरण, जिससे मतलब जिस माध्यम से किरण आ रही हो। और इसमें क्या होता है, इसमें निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष लिखा जाता है, निर्वात के सापेक्ष लिखा जाता है। फार्मूला क्या होता है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को या तो म्यू से कहीं कहीं दिखाते हैं, कहीं कहीं म्यू से दिखाते हैं, कहीं कहीं एन से दिखाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं आर से भी दिखाते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक पहले जान लेते हैं, उसका फार्मूला जान लेते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अब जब किसके सापेक्ष लिखना है, निर्वात के सापेक्ष लिखना है, तो भैया क्या होता है, मान लो किसी भी चीज का किसके सापेक्ष, मान लो जैसे 2 और ये पहले वाला माध्यम एयर है, भाई निर्वात है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे, C/V, C/V, ये फार्मूला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का। C क्या है, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, मान क्या होता है इसका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे हमको क्या होगा, ये 3 फार्मूले हैं, ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं, तब अब जो होगा, ये 3 फार्मूले हैं, तो क्या होगा, क्वेश्चन आएगा, मान लो 2 चीज दिया है आपको, क्या पूछ लिया, वेलोसिटी पूछ लिया, हाँ, तो क्या होगा, माध्यम का वेग
बराबर माध्यम का चाल। क्या होगा? C/N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक इसके बराबर होगा। तो कुछ अपवर्तनांक है, जैसे आप लोग मान लो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो उसको आप डायरेक्ट रख सकते हो। तो कुछ अपवर्तनांक आप जैसे याद रखो, तो मान लो जैसे पानी का किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष या एयर के सापेक्ष क्या होगा? 4/3। या ग्लास का किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष क्या होगा? 3/2। या डायमंड मतलब हीरा किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष कितना होगा? 12/5। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लो कोई जो है प्लेट है या कोई कांच से जो है प्रकाश निकल रहा है। मान लो ये कांच का एक प्लेट है, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है। तो इसमें पूछ लिया वेग क्या होगा, तो क्या होगा? आपके पास है C/N। अब ये ग्लास है तो ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? इतना दिया हुआ है। तो क्या करोगे? यहाँ एयर है तो आपका वेग निकालने के लिए क्या होगा? C/3 × 10⁸ बटे 3/2। 3/2 तो क्या हो जाएगा? 3 से 3 गया, 2 × 10⁸। यही होगा ना? मीटर/सेकंड यही आएगा। अगर अब एक स्टेप और आगे जाके अगर ये पूछ ले कि टाइम कितना लगेगा, इसमें टाइम कितना लगेगा, तो फिर क्या करोगे आप? मान लो टाइम पूछता है तो टाइम क्या करोगे? इसको मिटा दे रहे हैं, लिख लेना ये सब। अगर टाइम पूछ ले तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए आपके पास एक कांच का प्लेट है, कितनी लंबाई का है? L लंबाई का। अब प्रकाश को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा अगर ये पूछता है तो क्या आप जवाब देंगे? तो ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है? मान लेते हैं N है, ठीक है। और तो कितना टाइम लगेगा? तो हम क्या करेंगे? पहले तो इसका चाल निकालेंगे, क्योंकि आप एक फार्मूला जानते हो, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी आपको पता है, इसमें आपको अगर चाल मिल जाता है तो आपका समय पता चल जाएगा कि कितना समय लगा। तो क्या होगा? चाल कितना है? C/B कितना है? C/N। तो यहाँ रख देंगे हम। दूरी कितनी है? L। और यहाँ क्या है? C/N। तो T = क्या हो गया? L × N/C। ये फार्मूला होगा कि इतना समय लगेगा। क्या होगा? इस कांच के गुटके को पार करने में प्रकाश को इतना समय लगेगा। चलिए आप लोग लिखते रहे ना, जो ना समझ में आए वो आप पूछ सकते हो। अब सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक
अपवर्तनांक। ये क्या होता है भाई? ये मान लो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब किसी कोई भी माध्यम हो, ये निर्वात, उसमें निर्वात था, इसमें कोई भी माध्यम हो, तो क्या हो जाएगा? दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष क्या होगा? B1 बाई V2, B1 बाई B2। ये है फार्मूला। अब जैसे उसमें वैसे इसमें है कि मान लो पहले का दिया रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरे का निकालना पड़ेगा, तो सेम यही चीज़ है। ठीक है, अब ये भी पढ़ लिए हम लोग। अब समझ लेते हैं, अब समझ लेते हैं कि क्या संबंध है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में या अपवर्तनांक में, आपस में क्या संबंध होता है। अपवर्तनांकों में संबंध रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि मान लो ये है, ये अभिलंब है, पहले ही बना ले रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है। प्रकाश की किरण आई भाई, आ गई, यहाँ से टकराने के बाद क्या हुआ? यहाँ निकल गई, यहाँ निकल गई। इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, इसको रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स G का A के सापेक्ष क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? साइन I बाई साइन R, यही होगा। और दूसरा क्या होगा? अगर मान लो यहीं से हम एक परावर्तक सतह लगा दें, तो क्या होगा? प्रकाश फिर यहाँ से चलेगी, फिर यहाँ से चलेगी मान लो, या यहाँ से फिर से भेजें हम। ठीक है, तो क्या होगा? प्रकाश वही पथ फॉलो करेगी। अब इधर देखो क्या है, अब इधर फिर ये सघन था और ये विरल था, अब क्या हुआ? अभिलंब से दूर हट जाएगा, मतलब यही रास्ता फॉलो करेगी। अगर इधर से इधर गई है तो यही रास्ते से ये इधर आ जाएगी। तो अब इसके लिए क्या होगा? अब इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष क्या होगा? इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष, इसका अपवर्तनांक इसके सापेक्ष, मतलब एयर का अपवर्तनांक ग्लास के सापेक्ष क्या होगा? जिसका करना है, जिसका निकालना है उसका इधर, और जिसके सापेक्ष में निकालना उसका आगे, मतलब पहले क्या था। ठीक है, क्या होगा? अब यहाँ देखो साइन I साइन R, अब साइन I इंसिडेंट एंगल ये हो गया साइन R, तो क्या हो जाएगा? साइन R अपॉन साइन I। ये क्या होगा? समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 होगा। अब क्या होगा? समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ANG इंटू GNA इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I। यहाँ से क्या हुआ? कट गया, सब कट गया। क्या आ गया? ANG इंटू GNA इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या समझ में आया? क्या रिलेशन है?
जी एन ए इज इक्वल टू 1/g। अगर मान लो किसी का अपवर्तनांक किसी के सापेक्ष आपको पता है, तो जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसका अपवर्तनांक जिसमें जा रहे हैं उसके सापेक्ष क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इससे ये पता चलता है। अगर भाई ये तो 2 माध्यम थे, अगर आप पूछें कि अगर 3 माध्यम हो तो क्या होगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम क्या होगा, वो भी देख लेते हैं भाई क्या होगा। अगर 3 माध्यम हो तो वो भी देख लेते हैं क्या होगा। मान लो इसमें 3 माध्यम थे। ये क्या है, एयर, ये मान लेते हैं पानी है, वाटर, ये मान लेते हैं ग्लास है। तो प्रकाश की किरण यहाँ से चली भाई, यहाँ से चली, ठीक है, यहाँ से चली तो ये अविलंब की ओर झुक गई, क्योंकि भाई एयर से ज़्यादा सघन वाटर है, वाटर से ज़्यादा सघन ग्लास है, फिर ये जो है ये विरल है, विरल हो गया। ठीक है, तो आई एंगल से चली थी, यहाँ R1 एंगल पे मिल गई। R1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कई माध्यम हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं। अब देखो इधर लंब डाल देंगे, अभिलंब, तो क्या हुआ, इधर से और पास में आ गई, और पास में आ गई। अब जब ये R1 था तो देखिए उसी एंगल पे तो यहाँ भी काटेगा, तो ये भी क्या हुआ, R1, यही वाला एंगल यहाँ भी हुआ R1, और ये इसको मान लेते हैं R2 है, इस पे भी अवलंब, तो ये भी R2 उससे जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ सघन से विरल में आ रही तो क्या होगा, अविलंब से दूर हट जाएगी। भाई इसके समांतर दिखना भी तो चाहिए, दूर हट जाएगी, तो ये क्या हुआ, आई मान लेते हैं भाई, जिस माध्यम में गया था उसी माध्यम से वापस आया, पहले ये आपको बता दिए थे। तो इसके लिए हम लिखेंगे, मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, इसके लिए लिखेंगे। तो पहले इसके लिए लिखते हैं, फर्स्ट के लिए क्या होगा, साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का a के सापेक्ष, 2 का a के सापेक्ष, ये क्या हुआ, समीकरण 1 हो गया। दूसरे के लिए आते हैं, देखते हैं, साइन R1 अपॉन साइन R2, ये देखो R2 बराबर क्या होगा, यहाँ तीसरे का दूसरे के सापेक्ष, इसको समीकरण 2 बना देते हैं। फिर तीसरे के लिए देखेंगे, साइन R2 अपॉन साइन आई बराबर क्या होगा, देखो ये क्या था, ये पहले ही माध्यम तो हो गया एयर, तो क्या होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले का तीसरे के सापेक्ष, तो ये क्या हुआ, थर्ड। अब क्या करेंगे, तीनों का इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन आई इज इक्वल टू N21 इंटू N32 इंटू N13। ठीक है,
अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो क्या आया1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 इज इक्वल टू क्या आया 1 आया। तो मतलब ऐसे जितने भी माध्यम आएंगे सब माध्यमों का ऐसे ही सीरीज में चलेगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो 1 2 2 3 3 1, समझ में आया? यही सीरीज में चलेगा और क्या आएगा 1 आया। अब हम लोग कुछ और जान लेते हैं और कुछ चीज़ों से संबंध। जैसे क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, इसके बीच संबंध जान लेते हैं। क्या होता है अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य। तो अपवर्तनांक व तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेवलेंथ। क्या होता है भाई, आप पढ़े हो कि मान लो आप पढ़े क्या हो कि दूसरे का पहले के सापेक्ष क्या होगा b1 बाई b2, इतना आपको हम पढ़ा दिए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आप उसमें पढ़ोगे द्वैत प्रवृत्ति, प्रकाश की द्वैत प्रवृत्ति में पढ़ोगे एक फार्मूला कि E बराबर hc बाई लेमडा बराबर क्या होता है h न्यू के, ये पढ़ोगे आप। जहाँ ये आवृत्ति है, ठीक है, ये प्लैंक नियतांक है, ये प्रकाश की चाल जान ही रहे हो अपना, प्रकाश की चाल, और ये क्या है तरंग दैर्ध्य। समझ में आया? तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से h गया तो क्या आया c इज इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा। c क्या है चाल, चाल बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। समझ? ये आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे, अभी के लिए इतना जान लो कि ये होता है। तो यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे कहाँ से आया फार्मूला। तो अब यहाँ क्या होगा, हाँ एक चीज़ और जान लो आप भाई, क्या होगा जब भी अपवर्तन होगा तो उसमें ना ही प्रकाश का रंग, जो किरण आएगी जिस रंग की होगी उसी रंग की निकलेगी, और दूसरा आवृत्ति और रंग दोनों सेम रहेंगे। जबकि क्या होगा तरंग दैर्ध्य बदल सकता है, तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू लेमडा 1 म्यू इंटू लेमडा 2। तो क्या आया यहाँ से फार्मूला v1 v2, म्यू जब सेम है तो कट ही जाएगा, बराबर लेमडा अपॉन लेमडा 2। ये फार्मूला आया। इसका क्या कहने का मतलब है कि भैया अगर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो जो उसका वेलोसिटी है वो घटेगा भाई, जिसका निकाल रहे हो आप, और उसका लेमडा का भी क्या होगा, उसका तरंग दैर्ध्य भी घटेगा। अरे साफ सी बात है। यहाँ से आप समझो कि आप भीड़ इलाके में गए तो वहाँ आपकी वेलोसिटी घट जाएगी। जब भाई भीड़ बढ़ी वेलोसिटी घट गई, और जब वेलोसिटी घट गई तो आप दिखना बंद हो जाओगे, दूर तक नहीं दिखोगे। सेम पूरा रिलेशन यही है, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब एक लास्ट चीज़ आपका उसमें बचता है, इसके बाद फिर आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाया जाएगा। तो एक और चीज़ बचता है, क्या होता है
लेटरल डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको हिंदी में कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। क्या बोलेंगे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इंक नहीं, थोड़ा सा इंक डाल लें इसमें। हाँ, तो बेटा पार्श्विक विस्थापन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। पार्श्विक विस्थापन, मान लो एक कोई ग्लास की प्लेट है, कितनी? टी मोटाई की, टी चौड़ाई की एक ग्लास की प्लेट है। तो क्या हुआ? प्रकाश की किरण आई, इस पे गिरी, ठीक है। किस पे गिरी? इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट, जिस पे गिरी। ये है अभिलंब, ये अभिलंब मान लेते हैं। एम एन जो है वो है एम एन अभिलंब है। ये क्या हुआ? जाना था इसको इस साइड से, लगना भी तो चाहिए, जाना चाहिए था इस साइड से। अब क्या हुआ? गया कहाँ से? गई यहाँ से। तो ये क्या हुआ? आर। अब यहाँ भी यही हुआ, यहाँ मान लेते हैं P पे क्या हुआ? टकराई, फिर अभिलंब से दूर हट गई। क्या हुआ? इसके समांतर, क्योंकि इमर्जन एंगल जो होगा वो इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा। तो ये क्या हुआ? यही D हमको ज्ञात करता है। यही है पार्श्विक विस्थापन, मतलब कितना कहाँ जाना था, कितना शिफ्ट हो गई, बस इसी के बारे में हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक लंब डाल देंगे इस पे। किस पे? इस पे, ठीक है। एक लंब डाल देंगे, इसको क्या बोलेंगे? Q, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? पहला जो होगा, पहला कोण हम लेंगे, लिख लेना भाई अपना माना होना सब लिख लेना कि माना कोई टी मोटाई का एक प्लेट, कांच का प्लेट है, जो एक किरण जो है टकराती है ओ पॉइंट पे और आई एंगल से वो टकरा के अपवर्तित होकर आर एंगल से जो है पी पे जाती है, पी से फिर बाहर निकल जाती है। ये अपना कहानी लिख लेना सब। तो क्या होगा? त्रिभुज, इसमें देख लो, त्रिभुज ONP में, अच्छा एक चीज, हाँ ठीक है, ONP में। तो क्या होगा यहाँ हमको ये चीज लेना है। तो क्या होगा? cos R इज इक्वल टू क्या होगा? ये बाई ये, भाई कोण से लगा हुआ cos के साथ ये कोण से लगा हुआ भुजा आती है। तो क्या हुआ?
टी बाई कर्ण, कर्ण कितना होगा OP, OP, तो OP बराबर क्या होगा, OP बराबर T बाई cos R, ये क्या होगा समीकरण 1 हो गया। अब ऐसे क्या होगा, ये दूसरा कोण ले लेंगे, दूसरा त्रिभुज, ये क्या त्रिभुज OQP में यहाँ क्या होगा, हमको ये चीज़ ज्ञात करना है तो हम इसको लेंगे यहाँ से। अच्छा ये एंगल क्या होगा, तब ये एंगल क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, मान लो जितना आना था ये पूरा I था, I माइनस R ये होगा, तो क्या हो जाएगा साइन I माइनस R इज इक्वल टू कितना होगा, डी बाई OP, OP बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई साइन I माइनस R, इतना हो गया। ये समीकरण 2 बना दो, 2 बना दिए। अब दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, T बाई cos R इज इक्वल टू डी बाई साइन I माइनस R। अब क्या करना, हमको D निकालना है, तो क्या हो जाएगा T इंटू साइन I माइनस R बाई cos R। अब यदि आपतन कोण बहुत छोटा हो, तो आपतन कोण बहुत छोटा हो तो क्या होगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो भाई साइन I जो है इसका फंक्शन बदल जाएगा, और ये जो cos R है भाई जब बहुत छोटा है तो अगर मान लो R भी तब छोटा ही होगा, और जब छोटा होगा क्योंकि I बहुत छोटा है तो R तो और ज़्यादा छोटा होगा, तो मान लो R जीरो हो जाएगा, तो cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू T इंटू I माइनस R होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, T इंटू I कॉमन ले लिए तो क्या होगा, -1 बाई R बाई I। अब यहाँ देखिए जब साइन I बाई R इज इक्वल टू होता है n, तो अब जब बहुत छोटा है तो क्या होगा, I बाई R इज इक्वल टू n, तो R बाई I इज इक्वल टू 1 बाई n होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू T इंटू I 1 माइनस 1 बाई n, ये फार्मूला आया। अब ये इससे क्या पता चलता है हमको कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो बढ़ेगा, देखो अगर ये बढ़ जाएगा तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, D भी बढ़ जाएगा, या अगर T बढ़ेगा तब भी D बढ़ेगा, थिकनेस अगर इसको बढ़ा दें तब भी ये D बढ़ जाएगा, या अगर इंसिडेंट एंगल बढ़ाएं तब भी क्या होगा, D बढ़ जाएगा। इससे ये पता चलता है। इसमें भी देख लीजिए, अगर जैसे आप इसको ऐसे बढ़ाते, इंसिडेंट एंगल आप बढ़ाते तो क्या होता, ये यहाँ ऐसे जाता, तो फिर क्या D बढ़ रहा था। ऐसे T जब ज़्यादा दूर तक जाता तो इसमें ज़्यादा और भी ये जो परावर्तन होता और ज़्यादा होता, अपवर्तन तो और ज़्यादा होता, तो फिर क्या होता, तब भी D बढ़ता। या जब n ज़्यादा होता तो प्रकाश ज़्यादा मुड़ती, क्योंकि उसका वेग कम हो जाता, तो इसलिए जो होगा ये रिलेशन निकल के आया यहाँ से। तो ठीक है बेटा, अगले टर्न पे फिर हम आगे इससे रिलेटेड कुछ आपको अनुप्रयोग बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, पत्थर क्यों ऊपर दिखता है, पेंसिल क्यों मुड़ी हुई दिखती है, ये सब बताएंगे। इसके बाद पूरा आंतरिक परावर्तन बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको लिख लेना और जो डाउट हो उसको पूछ लेना।